नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मेरा नाम है भूपेंद्र चंदेल। उड़ान आईएएस एकेडमी राजनांदगांव में आपका स्वागत है। आज हम डील करने वाले हैं भारत की स्थिति और विस्तार। तो चाहिए शुरुआत करते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। देखिए, भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी के बारे में हम देखेंगे। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के अनुसार कौन से क्रम पे है? तो भारत, देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर आपसे पूछा जाए भारत के अलावा और कौन से 6 बड़े देश है, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, है ना, और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद भारत। तो हमको याद रहना चाहिए, इसके लिए एक ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। रुक मतलब रशिया, का मतलब कनाडा, चीन मतलब चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसके अलावा भी याद रखिएगा कि भारत के अलावा भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, तो भारत के अलावा 8वां बड़ा देश होगा अर्जेंटीना। ये ध्यान रखिएगा भारत का। भारत से छोटा देश पूछेगा अर्जेंटीना। उसके बाद होता है कजाकिस्तान और 10वें क्रम पर होता है अल्जीरिया। ये ध्यान रखिएगा। तो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है भारत से बड़ा देश और भारत से छोटा देश। तो हमको पता है भारत से बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और भारत से छोटा देश कौन सा है? अर्जेंटीना। तो आपको विश्व के 10 सबसे बड़े देशों के क्रम याद रखना है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 3287,263 वर्ग किलोमीटर, 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। जो कुल क्षेत्रफल का यानी कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 4.242% है। और याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार हम विश्व में जनसंख्या के आधार पर हम दूसरे सबसे बड़े देश हैं। चीन सबसे बड़ा है। हम बात कर रहे हैं 2011 जनगणना के अनुसार, तो चीन पहला, भारत और अमेरिका तीसरा। लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें 2025 में, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा, ठीक। अगर वर्तमान की बात करें 2025 में भारत कौन से क्रम पे है? तो भारत जनसंख्या में, ये ध्यान रखिएगा, भारत जनसंख्या में फर्स्ट पोजीशन पे है। और हमारी जनसंख्या कितनी है? 1.46 बिलियन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। 2011 जनगणना के अनुसार पूछेगा तो आप दूसरा लेना। विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। लेकिन वर्तमान की बात करेगा तो हमारी जनसंख्या चीन से भी आगे हो चुकी है, ठीक है। हमारी जनसंख्या चीन से भी आगे हो चुकी है। अगर पूछेगा चीन की वर्तमान में स्थिति क्या है, तो चीन की स्थिति देख लीजिए। चीन की स्थिति कितनी है? तो 4.14 बिलियन है। और हमारा कितना है? ये ध्यान रखिएगा, हमारा 1.46 बिलियन है। यानी हम चीन से भी अब जनसंख्या में आगे हो चुके हैं, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 3287,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। मतलब क्षेत्रफल के आधार पर हम विश्व के 7वें सबसे बड़े देश हैं। सबसे बड़ा देश पूछेगा तो बताना रशिया है। भारत से बड़ा देश पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया है। भारत से छोटा देश पूछेगा तो अर्जेंटीना है। ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा विश्व का सबसे छोटा देश, तो वेटिकन सिटी है जो इटली में है। केवल वहां की जनसंख्या 1000 है, ठीक। तो याद रखिएगा। तो क्या बोला मैं? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। देखिए, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा का विस्तार देखिएगा। जलीय सीमा का मतलब होता है कि यहां जहां से समुद्र की शुरुआत होती है, ये वाला, इसको हम भारत की जलीय सीमा कहते हैं। और ये मतलब जलीय सीमा कितना है? भारत का जलीय सीमा 6100। लेकिन ये बात कर रहा है मुख्य भूमि की, तो मुख्य भूमि का कितना है? हमारा 6100 किलोमीटर है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर अंडमान निकोबार है और यहाँ पे लक्षद्वीप है। इन सब को मिलाकर कितना है हमारा? 7516.6 किलोमीटर, जिसमें मुख्य भूमि और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को मिलाकर पूछा जाएगा। देखो परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? भारत की जलीय सीमा मुख्य भूमि का, तो कितना बोलोगे? 6100 किलोमीटर। समझ चाहते हैं? लेकिन अगर भारत की कुल जलीय सीमा पूछेगा, जिसमें आप मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी मिलाओगे, तो कितना होगा? 7516.6। अगर पूछा जाएगा भारत की स्थल सीमा मतलब ऊपर वाला क्षेत्र, ये यहां से लेकर ये पूरा मिलाकर ये हमारा स्थल वाला क्षेत्र है, तो वो कितना है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा कुल क्षेत्रफल कितना, यानी पूरा ये जल सीमा और पूरा स्थल सीमा मिलाकर, तो आप 15,000 और 7,000 को जोड़ोगे तो कुल कितना होगा? 22,716.6 किलोमीटर। ये भारत की कुल सीमा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब परीक्षा में पूछा जाता है जलीय सीमा में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात है, जिसका कुल क्षेत्र मतलब कितना किलोमीटर? तो 1214 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
कितना किलोमीटर है गुजरात का? तो 1214 किलोमीटर। देखो कुल कितना है 6100, जिसमें गुजरात का कितना है 1214 किलोमीटर। देखिए गुजरात का यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की सीमा कितनी होगी 1214। अगर पूछा जाएगा भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, तो देखिए बांग्लादेश के साथ लगती है। ये पूरा बांग्लादेश है हमारा, ठीक है, हमारा किसके साथ लग रहा है? बांग्लादेश के साथ लग रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश, तो सबसे बड़ा सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है, और बांग्लादेश के साथ लगता है कितना? तो 4096.6 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। जलीय सीमा की बात करेगा तो गुजरात लीजिएगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा की बात करेगा किस देश के साथ लगता है? तो बांग्लादेश के साथ लगता है। क्लियर है? अब पूछेगा भारत का जलीय सीमा में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो हमको पता है 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से 9 राज्य? देखिए ये है गुजरात हमारा, ये है हमारा महाराष्ट्र 2 हो गए, यहाँ पर है गोवा 3 हो गए गोवा, ये हमारा कर्नाटक, ये हमारा केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये हमारा उड़ीसा, और ये हमारा पश्चिम बंगाल। कौन कौन सा? देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हो गए। और अगर पूछा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो हमारे पास यहाँ पे दमन और दीव है, ठीक है, दमन दीव, ठीक है, यहाँ पर है अंडमान निकोबार, यहाँ पर है लक्षद्वीप, और यहाँ पर है पुडुचेरी। तो देखिए अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव और पुडुचेरी, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है बात? यानी हमारी स्थलीय सीमा कितनी है 15,200, जलीय सीमा कितनी है? कुल जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। अगर पूछेगा कुल स्थलीय सीमा यानी जल और स्थल दोनों को मिला दोगे तो 22,716.6 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत की स्थिति और विस्तार पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए स्थिति और विस्तार। तो ये चीज के लिए मैं आप लोग के लिए एक नया स्लाइड बना देता हूं, इसमें समझ लेते हैं। देखो मान लो ये हमारा पूरा पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। पृथ्वी को मध्य भाग से हम 2 बराबर भागों में बांटे, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इक्वेटर कहते हैं। इसको हम किस नाम से और जान सकते हैं? तो उसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश। अगर इसी अक्षांश रेखा को समांतर मानते हुए अगर हम काल्पनिक रेखा खींचेंगे, ठीक है, यानी इस अक्षांश रेखा को मतलब 0 डिग्री को हम समांतर मानते हैं, काल्पनिक रेखा खींचेंगे उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। यानी भूमध्य रेखा को समांतर मानते हुए खींची गई काल्पनिक रेखा उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। और कुल अक्षांश कितने होंगे पूछे, देखो ध्यान रखिएगा, कुल अक्षांश पूछेगा, कुल अक्षांश पूछेगा तो आप कितना बताओगे? 181। क्यों? क्योंकि उत्तर में 90 है, दक्षिण में 90 है, तो 90 90 180, और ये हमारा भूमध्य रेखा भी तो एक अक्षांश है, ठीक है। कुल अक्षांश पूछ रहा है, यहाँ पे अक्षांश रेखा नहीं बोल रहा हूं, कुल अक्षांश, तो 180। लेकिन अगर पूछा कुल अक्षांश रेखा, कुल रेखा यानी कुल अक्षांश रेखा पूछेगा तो आप कितना बोलोगे? 179। अब देखिए यहां पर हमारा दक्षिण ध्रुव है, उत्तर ध्रुव, ये भी एक अक्षांश है लेकिन ये रेखा नहीं है, तो आप 2 घटा दोगे। 181 में कितना घटाओगे? 2। अगर आपको पूछेगा कुल अक्षांश तो कितना बोलोगे? 181। लेकिन अगर कुल अक्षांश रेखा पूछेगा तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को हटा दोगे, क्या बनेगा? 179। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक। तो भारत की स्थिति और विस्तार देखते हैं। तो देखो अगर आपको पूछेगा अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो ये हमारा इक्वेटर है, बीचों बीच ये इक्वेटर है हमारा, ठीक है। इसको हम 0 डिग्री, देखो लिखा हुआ ना 0 डिग्री अक्षांश, इसके समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा, यानी क्या बोल रहे हैं? भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश, अभी थोड़ी देर पहले देखे। और देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण, मानो मान लो ये हमारा पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली समांतर रेखा, ये ऐसी, ठीक है, ये याद रखना। यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं, नए स्लाइड में आ जाइए। देखिए मान लीजिए दोनों को समझ लेते हैं, ये हमारा पृथ्वी है, दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं। भूमध्य रेखा, तो जो भूमध्य रेखा से समांतर खींची गई रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक बिंदु भी होता है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है, क्लियर है। और देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली समांतर रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ऐसे ऐसे बराबर से पृथ्वी में खींचा गया, ये सभी काल्पनिक रेखा है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक क्या है, ये सब काल्पनिक रेखा है। तो देखिए अक्षांश पूछेगा, अक्षांश तो भूमध्य रेखा से समांतर खींची गई, कुल अक्षांश कितना है 181। देशांतर पूछेगा, देशांतर तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है 180 प्लस 180, यानी टोटल कितनी है 360, यानी पूर्व में 180, पश्चिम में 180। ठीक, अब इसी में पूछा जाता है कि भारत किस स्थान पर स्थित है ना, यानी पृथ्वी पर या ग्लोब पर हमारा भारत कहां पर है, तो ये भूमध्य रेखा हो गया। ठीक है, तो हमारा भारत यहां पर स्थित है, यानी अक्षांश के विस्तार से हम लोग उत्तरी अक्षांश हो गए और देशांतर के विस्तार से हम लोग पूर्वी देशांतर, यानी भारत कहां पर स्थित है पूछेगा, भारत की स्थिति यानी ग्लोब में भारत की स्थिति कहां पर है, तो अक्षांश के आधार पर उत्तरी अक्षांश और देशांतर के आधार पर पूर्वी देशांतर, यानी उत्तर पूर्वी देशांतर में। ठीक है, यानी हम क्या बोल सकते हैं इसको, उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना, यानी नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, यानी भारत पृथ्वी पर कहां पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ना, ये उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन अक्षांश के आधार पर हम उत्तरी अक्षांश और देशांतर के आधार पर पूर्वी देशांतर, यानी उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं। ठीक है, तो कुल अक्षांश रेखा कितनी है, कुल अक्षांश 180, कुल देशांतर 360, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए, देखिए तो क्या बोल रहा है, देखो हमारा भारत यहाँ पर स्थित है ना, ये देखो एशिया, तो भारत कहाँ है, अक्षांश के आधार पर, अक्षांश के आधार पर हम कहाँ पर हैं, उत्तरी अक्षांश पर, और देशांतर के आधार पर हम कहां पर हैं, पूर्वी देशांतर, तो हम किस दिशा में हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी हमारा भारत पूरे पृथ्वी के मतलब ग्लोब में हम कहां पर हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, चलिए भारत की स्थिति व विस्तार, देखिए अक्षांश के आधार पर, अब ये हमारा भारत है, प्यारा भारत, यहां से यहां तक पूर्वी, और ये देशांतर, तो हम अगर इस आधार पर भारत को बांट रहे हैं, इस आधार पर भारत को बांटते हैं, तो देखो भारत का मुख्य भूमि का कितना है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, क्या है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर, क्या बोला 8 डिग्री 4 से 37 6, तो इसका ट्रिक याद रखना, हमको पता है 8 4 से 37 6 है, तो क्या बोलोगे प्लस करोगे 3 4 7 8। ठीक, यानी हमारा क्या है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, तो शॉर्टकट याद रखना 8 4 37। इधर क्या लगना, देशांतर का पूछेगा, देशांतर का तो 68 7 से 97 25, ये देखो ये ध्यान रखना, अक्षांश पूछेगा, भारत का मुख्य भूमि का बता रहा हूं ना अभी, अक्षांश मुख्य भूमि का याद रखिएगा, कहां से कहां तक फैला है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा विस्तार है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो हमारा भारत का अक्षांश विस्तार मुख्य भूमि का कहां से है 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और अगर यही बात पूछेगा देशांतर के आधार पर, देशांतर के आधार पर पूछेगा तो क्या बोलोगे 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, क्योंकि हम पूरा का पूरे पूर्वी गोलार्ध में ना, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, यानी अक्षांश विस्तार क्या है 8 4 से 37 6 और देशांतर विस्तार क्या है 68 60 से 97 25 पूर्वी देशांतर के बीच, यानी हमारा भारत कहां से है मुख्य भूमि का 8 4 से 37 6 और पूर्वी देशांतर में यहां पे लिख लीजिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच है। थोड़ा कलर नहीं दिख रहा है, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैं, इसको ध्यान रखना, यानी हमारा अक्षांश विस्तार क्या है, तो ये याद रखना कहां से है 8 डिग्री 4 से 37 6 के बीच में है, और देशांतर कहां से है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, उत्तर पूर्वी पूरा का पूरा। अब भारत की आकृति आपको कैसी दिख रही है, ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए
भारत का मानक समय रेखा देखिए, ठीक है। मानक समय रेखा क्या होता है, यानी किसी देश को हम टाइम के आधार पर बांटते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देश लगभग 30 डिग्री देशांतर के आधार पर है, 30 डिग्री, और एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो हमारे को पूरा का देशांतर को पार करने में 120 मिनट लग जाएगा, जिस आधार पर हमारे भारत के IST, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, वो कहाँ से गुजरती है, तो 82.5 पूर्वी देशांतर से गुजरती है, ठीक है। पूर्वी देशांतर याद रखिएगा, कहाँ से, 82.5 पूर्वी देशांतर, ताकि हमारे देश का समय अरुणाचल प्रदेश का और गुजरात के समय में अंतर ना होकर एक ही टाइम जोन है। यानी हमारे देश में कितना समय मानक समय है, एक ही समय है, ठीक है। देखिए भारत के कहाँ से गुजरती है, अगर पूछेगा 82.5 पूर्वी, देखो लिखा हुआ है भारत के इलाहाबाद से नैनी के समीप से गुजर रही है, यानी भारत के इलाहाबाद के यहाँ नैनी के समीप से गुजर रही है ये रेखा। इसको बोलते हैं हम लोग भारतीय मानक समय रेखा, जो क्या है 82.5 पूर्वी देशांतर। क्यों पूर्वी देशांतर? क्योंकि हम पूरे के पूरे पूर्वी देशांतर में ना, यानी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक। तो याद रखना, तो भारत का मानक समय रेखा GMT से कितना आगे है, तो देखो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, एक देशांतर को पार करने में, और GMT कहां से जाता है, तो 0 डिग्री देशांतर को हम GMT कहते हैं, ठीक है। तो हम किधर है, पूर्व दिशा में है, कितना पूर्व दिशा में कितना है, 82.5 है ना। तो क्या करोगे, एक देशांतर को पार करने में हमको 4 मिनट लगा, तो 82 पार करने में हमको कितना समय लगेगा, कितना लगेगा, 5 घंटा 30 मिनट। ये याद रखना, कितना लगेगा, 5 घंटा 30 मिनट, यानी 330 मिनट लगता है। यानी एक देशांतर का 4 मिनट, 82 को उससे भाग दोगे तो कितना आएगा, 330, यानी 5 घंटा 30 मिनट लगता है। अब एग्जाम में पूछा जाता है जो हमारा देशांतर है, ठीक है, जो 82.5 देशांतर रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो देखिए 5 राज्य, कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, हमारा छत्तीसगढ़ भी आता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो मानक समय रेखा क्या होता है, किसी भी देश के समय को, है ना, एक ही स्थिति में लाने के लिए, जैसे पूर्व से पश्चिम, यानी अरुणाचल प्रदेश से हमारा कहाँ तक, गुजरात में, दोनों में 2 घंटे का अंतर है ना, तो 2 घंटे के अंतर को कम करने के लिए हमने मानक समय रेखा निर्धारित की, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय से कितना घंटा आगे हैं, क्योंकि पूर्व में, क्योंकि सूर्य हमको पश्चिम से, मतलब पूर्व से निकलता है, तो हमको पहले आएगा, सूर्य पहले इधर आएगा, इसलिए हम कितना आगे हैं, तो 5.5 घंटा आगे। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब राज्यों की अंतरराष्ट्रीय सीमा देखते हैं, कौन कौन सी सीमा कौन कौन से राज्यों से लगी। तो चलिए सबसे पहले हमारे देश के ऊपर में चीन है, ठीक है, कौन सा है, चीन है। याद रखिएगा, देखो चीन के साथ साथ कौन सीमा साझा कर रहा है, ठीक है, चीन के साथ लद्दाख कर रहा है, हिमाचल प्रदेश कर रहा है, ठीक है, और हमारा उत्तराखंड कर रहा है, यहाँ पर सिक्किम कर रहा है, और ये अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, ठीक। याद रखिएगा, यानी चीन के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। यानी भारत का हमने देखा था ना 15,200 में, ठीक है। देखो मैं आपको पूरा एक साथ बता देता हूँ, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं, फिर हम चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो चीन के साथ कितने राज्य हैं, तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक याद रखना, 1 राज्य और 4 केंद्र से, इसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य हैं, यानी कितने राज्य, 4 राज्य और 1 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। यानी चीन के साथ हमारे भारत के कितने स्तर यानी क्षेत्र वो सीमा साझा करते हैं, तो 4 राज्य, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा साझा करता है। दूसरा देखते हैं, आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी दूसरा है भूटान, ठीक है। तो भूटान देखो हमारे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है, तो सिक्किम और भूटान तो करेगा, यानी 4 है, यानी इसके पश्चिम में कौन सा राज्य है, सिक्किम है, इसके पूर्व में कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे कौन सा है, तो असम, और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल। तो ये हमारा असम, ये पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश। यानी भूटान के साथ हम कितना सीमा साझा करते हैं, 4 राज्यों से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिए म्यांमार के साथ, ये याद रखना म्यांमार, ठीक है, म्यांमार हमारे सबसे पूर्व में है, तो ये म्यांमार हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसको ध्यान रखिएगा ना, बहुत बार बार पूछा जाता है कि कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए बांग्लादेश, ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बांग्लादेश याद रखना, ये हमारा बांग्लादेश है, तो यहाँ पर हमारा पश्चिम बंगाल, इधर है हमारा असम, ठीक है, ये है हमारा मेघालय, ये है त्रिपुरा, और ये है हमारा
मिजोरम। यानी कौन कौन सा राज्य? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। लेकिन कौन सा 7 सिस्टरों में कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता? तो नागमणि याद रखना। नागमणि मतलब नागालैंड और मणिपुर। यानी बांग्लादेश के साथ 2, ये याद रखिएगा, नागमणि यानी नागालैंड और मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं साझा करता। और भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, ये 4096.6 किलोमीटर। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी भारत के साथ कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक कौन से देश के लगता है? तो बांग्लादेश से लगता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पाकिस्तान। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, ठीक है। अभी हाल ही में भारत ने यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन चलाकर सफल ऑपरेशन किया था? तो ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ कितने राज्यों से सीमा साझा करते हैं? तो 5। देखो इसमें ये जो 2 है ये अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ठीक है। और ऊपर के 3 राज्य हैं, तो 3 राज्य, ये ध्यान रखिएगा, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन सा? देखिए तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब हो गया, साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो पाकिस्तान के साथ भी भारत के 5 क्षेत्र सीमा साझा कर रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये याद रखिएगा ना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश के बारे में देखते हैं। एक तो अफगानिस्तान भी सीमा साझा करता है, लेकिन थोड़ा सा करता है, यहाँ पर याद रखिएगा, हल्का सा। वो जम्मू क्षेत्र, वो तो जम्मू क्षेत्र नहीं है, वो लद्दाख का क्षेत्र, ये जम्मू क्षेत्र हो गया, लद्दाख के क्षेत्र में अफगानिस्तान भी करता है। अब देखिए भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के स्थलीय सीमा से लगने वाले 7 पड़ोसी देश हैं और 2 जलीय सीमा वाले हैं, यानी कुल भारत के 9 पड़ोसी देश है। कौन कौन से हैं? देखो पड़ोसी देश देख लेते हैं। पाकिस्तान है, यानी ये पाकिस्तान हो गया हमारा पड़ोसी देश। अफगानिस्तान, इधर चीन, ये नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी स्थल से लगने वाले कितने हैं? 7। और नीचे 2 हैं, श्रीलंका और मालदीव। यानी भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? 9 पड़ोसी देश है, जिसमें 7 स्थल से सीमा साझा करते हैं और 2 जल से सीमा साझा करते हैं। लेकिन अगर परीक्षा में पूछ देगा वो कौन से पड़ोसी देश है जो स्थल और जल दोनों से सीमा साझा करते हैं? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश। देखो ये हमारे स्थल से भी लगा है और यहाँ पर पाकिस्तान भी आता है, तो जल से भी लगा है। तो ऐसा लिख लेना, स्थल प्लस जल से सीमा साझा करने वाले। जल से सीमा साझा करने वाले, ठीक है। कौन कौन करता है? तो पाक करता है और बांग्लादेश, ठीक है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे साथ जल और स्थल दोनों से सीमा साझा करता है, ठीक। देखो एग्जाम में अगर पूछेगा, देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। कितना है? 4096.6 किलोमीटर। और भारत की सबसे छोटी सीमा या कम सीमा पूछेगा तो अफगानिस्तान के साथ है, जो थोड़ा सा इस क्षेत्र में लगता है, 106 किलोमीटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूरस्थ बिंदु को बात देखिए। यानी भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तर, यानी सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी बिंदु। चलिए ध्यान देते हैं। तो भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो वो है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन ये कहाँ है? कन्याकुमारी में, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन कहलाता है, कन्याकुमारी। ये क्या था? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश को कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी अक्षांश। लेकिन अगर पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो वो अंडमान निकोबार में है। कहां पर? ये यहां पर, अंडमान निकोबार, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट। लेकिन इसका पहले नाम इंदिरा पॉइंट नहीं था, इसका नाम 1985 में इंदिरा पॉइंट किया गया, जिससे पहले इसको ला ही चिंग कहते थे, ला ही चिंग, या इसी को ही हम पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे, पिग्मेलियन पॉइंट, या इसी को ही हम लोग पार्सन्स पॉइंट भी कहते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, जिसका नामकरण 1985 में इंदिरा पॉइंट किया गया था, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसको किस नाम से जानते थे? ला ही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट। लेकिन इंदिरा पॉइंट कब किया गया? 1985। लेकिन भारत की मुख्य भूमि का पूछेगा तो वो क्या है? कन्याकुमारी, थोड़ा सा मिट गया, केप कोमोरिन, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, केप कोमोरिन। और ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश। लेकिन अगर ये पूछेगा इंदिरा पॉइंट का अक्षांश विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री
4-5 मिनट, ये ध्यान रखिएगा। यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का अक्षांश कितना है? 6 डिग्री 4-5 मिनट। चलिए, भारत का उत्तरी बिंदु पूछेगा तो ये कहां पर है? इंदिरा कॉल कहां पर है? लद्दाख में, लद्दाख में, ठीक है। और इसका कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि बोलेगा तो कन्याकुमारी, केप कमोरिन लेना। भारत का दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट लेना, ठीक है, जिसको 1985 में नामकरण किया गया था इंदिरा पॉइंट, जिसका पहले नाम क्या था? ला हिचिंग, पिग्मेलियन, पार्सन्स पॉइंट। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किसे माना जाता है? तो इंदिरा कॉल को माना जाता है। आ जाइए, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है, उसका नाम क्या है? सार क्रीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सार क्रीक। ये गुजरात में है, जिसको हम लोग गौहर मोती भी कहते हैं या गहिरा माता कहते हैं, गौहर मोती, ये याद रखिएगा। कहाँ पर है? ये गुजरात के कच्छ जिला में है। और सबसे पूर्वी बिंदु पूछेगा तो ये 97 डिग्री 25 मिनट, है ना, पूर्वी देशांतर पर है, ठीक। और इसका नाम क्या है? किबिथु या वलांगू। और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। देखिए, नया स्लाइड में इसको देख लेते हैं। यानी भारत का हम क्या देख लेते हैं? उत्तर और दक्षिण। देखिए, अगर पूछा जाएगा भारत के मुख्य बिंदु, ठीक, तो ध्यान रखिएगा भारत का मुख्य बिंदु कौन कौन सा है? सबसे उत्तरी, सबसे उत्तर, तो उसे बोलते हैं इंदिरा कॉल कहते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किसे माना जाता है? इंदिरा कॉल को। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु बोलेगा तो इंदिरा कॉल, दक्षिणी पूछेगा तो क्या बोलोगे? दो है, एक है मुख्य भूमि का और एक सुदूर दक्षिण, ठीक। मुख्य भूमि का बोलेगा तो क्या लोगे? केप कमोरिन, ठीक। ये कहां पर है? कन्याकुमारी, ठीक। भारत की एक उसमें है मुख्य भूमि पर, क्योंकि परीक्षा में देखना पूछ देता है कई बार कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु किसे माना जाता है? तो केप कमोरिन, कन्याकुमारी। लेकिन अगर पूछेगा भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु तो उसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। लेकिन इसका नाम कब किया गया था? 1985 में। उससे पहले इसको पार्सन्स पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या ला हिचिंग कहते थे, ठीक है, याद रखना। क्या क्या कहते थे 1985 से पहले? पूर्व नाम पूछेगा इसका, पूर्व नाम, तो इसको बोलते थे पार्सन्स पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, या इसी को ही कहते थे हम लोग ला हिचिंग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 1985 में हमने क्या नाम रख दिया? इंदिरा पॉइंट। यानी भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, लेकिन मुख्य भूमि का केप कमोरिन, ठीक। तो उत्तर दक्षिण हो गया। अब हम बात करते हैं पूर्व पश्चिम के बारे में। तो भारत का पूर्वी बिंदु पूछेगा तो पूर्वी बिंदु किधर? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। वो क्या है? किबिथु, ठीक है। इसी को ही वलांगू कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम? वलांगू कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछेगा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी, पश्चिम में कौन सा बिंदु है? पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो वो है सार क्रीक, गुजरात में, जिसको हम बोलते हैं गहिरा माता या गौहर मोती, ठीक है। ये कहां पर है? कच्छ जिला, गुजरात में, ठीक। तो देखिए इसको कैसे समझना है। देखो, उत्तरी बिंदु पूछेगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु पूछेगा इंदिरा पॉइंट, लेकिन मुख्य भूमि का पूछेगा तो केप कमोरिन, पूर्वी बिंदु पूछेगा तो किबिथु वलांगू लेना, और पश्चिमी पूछेगा तो गौहर मोती, जो कहाँ है? कच्छ के, गुजरात में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। लेकिन अगर परीक्षा में एग्जाम में ऐसा पूछता है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, यानी भारत ऐसे चतुष्कोणीय है ना, तो उत्तर से नॉर्थ टू साउथ की लंबाई पूछेगा तो कितना है? 32-14 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। यानी भारत का लंबाई, ऐसा लिख लेना, भारत का उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? 32-14
किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर। और अगर पूछेगा ईस्ट वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम, यानी बोलेगा कौन सा, पूर्व से पश्चिम, तो इसका जो लंबाई है वो कितना है 2933 किलोमीटर। क्या लिखोगे, यानी भारत का पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, भारत का पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितना है पूछेगा तो 2933 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है 2933 किलोमीटर। और भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। याद रखिएगा भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42%। जनसंख्या के अनुसार वर्तमान में पूछेगा तो प्रथम स्थान पर है, लेकिन 2011 के अनुसार पूछेगा तो दूसरे स्थान पर है। भारत के कुल 9 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें 7 जो है स्थलीय सीमा वाले हैं और 2 जलीय सीमा वाले हैं। ठीक है, सर्वाधिक सीमा किससे साझा करता है भारत, तो बता दीजिएगा। सर्वाधिक सीमा किससे साझा करता है तो बांग्लादेश से, और सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। ठीक है, कर्क रेखा क्या है, तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है ना, यानी पूरा जो हमारा ये पृथ्वी है, मान लो ये हमारा पृथ्वी है, इसको हमने 2000 इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। यहाँ से 23.5 डिग्री और यहाँ से जाता है 23.5 डिग्री, है ना। समझ आते हैं, समझ में आते कि नहीं आते जी। देखो तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, ये क्या बोल रहा हूँ उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को सॉरी क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक, तो मकर रेखा से तो संबंध हमारा है नहीं, क्योंकि भारत हमारा यहाँ पर है। तो यही पूछ रहा है भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है, तो देखिए कितने राज्यों से। ठीक है, इधर से ऐसे जा रही है कर्क रेखा ऐसे। ठीक है, तो कहाँ से गुजर रही है, देखिए 8 राज्यों से गुजरती है। यानी कितने राज्यों से गुजरती, तो 8 राज्य याद रखना। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हमारा थोड़ा सा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा कौन कौन से राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन सा राज्य याद रखना, यानी गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, हमारा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम से गुजरती है। यानी कहाँ से गुजर रही है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा जाता है कि किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। किस राज्य में आपको सर्वाधिक दिख रहा है, मध्य प्रदेश। यानी कर्क रेखा की लंबाई है ना, सर्वाधिक लंबा किस राज्य में पूछेगा, सर्वाधिक लंबाई है ना, यानी लंबाई कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे कम लंबा हमको देखो झारखंड में, मतलब राजस्थान में थोड़ा सा दिख रहा है, तो सबसे कम लंबाई कहाँ पर पूछेगा, कम लंबाई। सर्वाधिक लंबाई पूछेगा तो मध्य प्रदेश लेना, सबसे कम लंबाई पूछेगा कहाँ लोगे आप लोग, तो राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कर्क रेखा भारत को बराबर बीचों बीच बराबर 2 भागों में बांटती है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी भारत को बीचों बीच बांटने वाली काल्पनिक रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, देखो ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा भूमध्य रेखा है। इस रेखा को हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर में है तो अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश,
ये ध्यान रखिएगा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, याद रखना। और इसको हम कहते हैं मकर रेखा, ठीक, यानी जो ये बीच वाला क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है, यानी यहाँ की जलवायु कैसी होती है, उष्ण कटिबंध। क्यों? क्योंकि सूरज की जो रोशनी है यहाँ पर लंबवत पड़ती है और हमारा प्यारा भारत बीचों बीच है, यानी आधा हमारा कौन सी स्थिति में आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, उपोष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है, याद रखना। यानी भारत में 2 जलवायु पाई जाती है। एक है भारत की जलवायु कैसी, मानसूनी, क्योंकि हमारा मानसून पर निर्भर है, लेकिन 2 कटिबंध पाए जाते हैं, एक उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध, ठीक। तो अगर पूछेगा कर्क रेखा क्या है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा किसे कहते हैं, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, यानी ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, है ना, ट्रॉपिकल, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से गुजर रही है कर्क रेखा भारत के, ठीक है, ठीक। और कौन कौन से राज्यों से गुजरी, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में, सबसे कम लंबाई राजस्थान में है, ठीक है। तो ये था भारत का स्थिति और विस्तार, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।